नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की इतिहास का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। दोस्तों, यह वीडियो इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट होने वाला है और यह वीडियो टोटली हिंदी मीडियम में होगा। यानी कि आप सभी हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए क्या होगा, ये एक बहुत ही उपयोगी वीडियो होगा, क्योंकि इसमें सभी एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मैप होते हैं, जो और एनसीईआरटी में जो जितनी भी जानकारियाँ दी गई रहती हैं साइड साइड में बॉक्सों के माध्यम से, उनको इसमें सरल भाषा में और रंगीन चित्रों के साथ समझाया गया है। दोस्तों, ये आपका वीडियो ना सिर्फ आपके बोर्ड के लिए मदद करेगा, बल्कि आपके यूट्यूब के लिए भी क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ आगे की ओर। दोस्तों, इस पार्ट को चालू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। दोस्तों, इसमें हम ये देखेंगे कि इस पार्ट में कि जो हमारी छठी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी ईसा तक, यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसा तक हमारा क्या था, जो सिस्टम था हमारे समाज का, उसमें लोग कैसे रहते थे, लोगों की शादी विवाह कैसे होते थे, समाज में असमानताएं कैसी थी, मतलब लोग अलग अलग प्रकार के जो नियमों का पालन करते थे, वो क्या नियम सभी के लिए समान थे या उसमें किसी को महत्वपूर्ण दर्जा मिला था। तो दोस्तों, हम इसी को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर को चालू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। दोस्तों, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले छठी ईसा में आर्थिक और राजनीतिक जीवन में बदलाव हुए। यानी कि जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी में क्या हुए, जो लोगों का जीवन था उसमें बहुत सारे आर्थिक और राजनीतिक बदलाव हुए, क्योंकि ये पीरियड था छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी तक, ऐसा माना जाता है कि इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण पीरियड था, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या देखे जाते हैं, बदलाव देखे जाते हैं, मुख्य रूप से आर्थिक और राजनीतिक जीवन में। जैसे कि उस समय हम देखते हैं कि कृषि का विस्तार हुआ छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी ईसा तक, और वनों के क्षेत्रों में क्या हुई, खेती बढ़ी। यानी कि जो लोग थे वो वनों को यानी कि जंगलों को काट कर वहाँ पर खेती करना चालू किए, जिससे वहाँ रहने वालों के लोगों की जीवन शैली बदली, और जो वहाँ रहते थे उससे उनकी क्या हुई, जीवन शैली में क्या हुआ, बदलाव आया। शिल्पकार का उदय हुआ और विशेष पेशेवर समूह सामने आए। यानी कि इससे क्या हुआ, शिल्पकारों का उदय हुआ और जो विशेष पेशेवर समूह थे वो भी क्या हुए, सामने आए। इससे संपत्ति का आसमान वितरण, अमीर गरीबों की खाई और गहराई हुई। यानी कि क्या हुआ, जो संपत्ति का आसमान वितरण था, क्योंकि जो लोग थे वो सभी लोग इससे लाभ उठा नहीं पाए, तो जो लोग इस बदलती हुई परिस्थितियों का छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी ईसा तक लाभ उठा पाए, उन्होंने क्या किया, वो तो अमीर बन गए, और जो इसका लाभ नहीं उठा पाए क्या हो गए, गरीब हो गए। इससे क्या हुआ, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी ईसा तक अमीर गरीब की खाई भी क्या हुई, गहरी हो गई। और इन सबको जानने के लिए हम सब क्या करते हैं, जो इतिहासकार होते हैं सब क्या करते हैं, साहित्य ग्रंथों और अभिलेखों की मतलब क्या करते हैं, मदद से उस समाज की क्या करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। यानी कि जो साहित्य ग्रंथ और जो अभिलेख होते हैं उस समय के, उस समाज की जानकारी के प्रमुख स्रोत होते हैं, और इसी तरह की जानकारी देने में महाभारत का विशेष महत्व है। और उस समय के समाज के बारे में जानने के लिए, यानी कि जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी ईसा तक हमारा समाज था, उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए महाभारत एक क्या है, एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि उसमें बहुत सारे से नियम कानून दिए गए हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि उस समय के लोग कैसे रहते थे। दोस्तों, जो महाभारत है वो महादेव का सबसे समृद्धशाली ग्रंथ है, और इसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। यानी कि जो महाभारत है उसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, और ये क्या है, उपमहादेव का सबसे समृद्धशाली ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जो भगवत गीता है वो भी क्या है, महाभारत का पार्ट है। आपने सुना होगा गीता ना, तो गीता क्या है, गीता खुद भी एक महाभारत का अंग है। जो महाभारत की रचना थी वो 500 ईसा पूर्व से लगभग 1000 साल तक होती रही। यानी कि जो महाभारत की रचना थी वो 500 ईसा पूर्व से चालू हुई और लगभग 1000 वर्षों तक इसकी रचना चलती रही। महाभारत की मुख्य कथा दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। यानी कि जो महाभारत की मुख्य कथा है, दो परिवारों का जो युद्ध था उसी के बारे में क्या की गई है, उसका विवरण दिया गया है। यानी कि महाभारत की जो मुख्य कथा है उसमें दो परिवारों के बीच जो युद्ध हुआ था उसी का चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। यानी कि जो इस ग्रंथ है इसमें यह भी बताया जाता है कि समाज के जो विभिन्न मतलब समुदाय हैं वो कैसे रहेंगे, यानी कि उनके जीवन जीने का तरीका क्या होगा, वो किस तरह के नियम को फॉलो करेंगे, कहाँ पर शादी करेंगे, किससे शादी करेंगे, किसके के साथ भोजन शेयर कर सकते हैं, किसके साथ उठ बैठ सकते हैं, ये सब क्या किया गया है, उस महाभारत नामक ग्रंथ में बताया गया है। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, महाभारत का जो एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार हुआ था, जिससे क्या किया जा सके, जो सभी महाभारत हमारे देश में जितनी भी मतलब पांडुलिपियां मौजूद है महाभारत की, उनको क्या करके उन सबको इकट्ठा करके एक ग्रंथ के रूप में क्या किया जा सके, समालोचनात्मक रूप से तैयार किया जा सके। तो इस महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार हुआ था, उसमें एक संस्कृत के विद्वान थे जिनका नाम था वीएस सुक्तांकर। उन्होंने क्या की थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप इनकी इमेज देख सकते हैं, देखिए ये है वीएस सुक्तांकर। इन्होंने क्या किया था, जो महाभारत का
समालोचनात्मक संस्करण तैयार हुआ था, उसमें उन्होंने बहुत विशेष योगदान दिया था। 1919 में संस्कृत विद्वान वी.एस. सुखानकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना शुरू हुई। यानी कि जो 1919 का वर्ष था, उसमें क्या हुआ, जो एक संस्कृत विद्वान थे जिनका नाम था वी.एस. सुखानकर, उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चालू की, जो क्या थी, जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की योजना थी। भारत के इस समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने के लिए क्या किया गया, देश के अलग अलग जो हिस्से थे वहां से अलग अलग लिपियों में जो लिखी गई संस्कृत की पांडुलिपियां थी महाभारत की, उनको एकत्रित किया गया। यानी कि जो महाभारत था वो देश में जो जहां जहां पर उपस्थित था, यानी कि जहां जहां जिन जिन भागों में उसकी पांडुलिपियां संस्कृत में उपस्थित थी, उन भागों से क्या किया गया, उसकी पांडुलिपियों को पहले क्या किया गया, इकट्ठा किया गया और सभी पांडुलिपियों के श्लोकों की तुलना कर वह श्लोक चुनेंगे जो लगभग सभी में समान थे। और उन सभी पांडुलिपियों से क्या किया गया, ऐसे श्लोक छांटे गए जिसमें क्या थे, वो श्लोक जो सभी में समान थे, यानी कि उनमें से ऐसे श्लोक निकाले गए जो सभी जो सभी पांडुलिपियों में क्या थे, एक समान थे। यानी कि ऐसे श्लोक जो हर एक जगह की पांडुलिपि में पाया गया हो। मान लीजिए कि अगर उन्होंने 10 जगह की पांडुलिपियां इकट्ठा की, तो उसमें से वो ऐसे श्लोक चुनेंगे जो क्या किए गए हैं, जो सभी जगह से क्या किए गए हैं, समान रूप से पाए गए हैं और वो सभी ग्रंथों में सभी पांडुलिपियों में उपस्थित हैं। देखिए, अंतिम संस्करण का प्रकाशन 13,000 पृष्ठों की कई खंडों में हुआ। यानी कि जो अंतिम जब प्रकाशन इसका हुआ महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का, तो उसमें 13,000 पृष्ठों का, यानी कि 13,000 पन्नों का क्या किया गया था, उपयोग किया गया था और उसे कई खंडों में 13,000 पृष्ठों में प्रकाशित किया गया था। इस कार्य को पूरा करने में पूरे के पूरे 47 वर्ष लगे थे। यानी कि 1919 में परियोजना चालू हुई थी और इसे पूरा होने में कितने साल लगे थे, 47 साल लगे थे। देखिए दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहली, संस्कृत के कई पाठों ने अनेक अंशों में समानता थी। यानी कि जो संस्कृत के कई पाठ थे उनके अनेक अंशों में क्या थी, समानता थी। यानी कि सभी क्या थे, एक जैसे थे। अलग अलग पांडुलिपियों में कुछ अंश ऐसे थे जो सभी पांडुलिपि में एक जैसे हैं। पूरे उपमहाद्वीप में उत्तर के कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण के केरल और तमिलनाडु तक की सभी पांडुलिपियों में समानता थी। यानी कि जो पूरे उपमहाद्वीप में हमने विभिन्न प्रकार की समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने के लिए महाभारत का पांडुलिपियां इकट्ठा की थी, उसमें क्या था, कश्मीर से लेकर और तमिलनाडु तक जितने भी पांडुलिपियां थी उसमें क्या थी, समानता थी। यानी कि दक्षिण के चाहे वो पांडुलिपियां हो चाहे उत्तर भारत की हो, उनमें क्या थी, उन सभी पांडुलिपियों में समानता थी। दूसरी बात यह थी कि कुछ शताब्दियों में महाभारत के प्रेषण के दौरान कई क्षेत्रीय प्रभेद यानी कि भिन्नताएं और अंतर सामने आए। इन्हें मुख्य पाठ के पाठ टिप्पणियों और परिशिष्टों में संकलित किया गया। और दूसरी विशेषता यह थी कि क्या था, जो कुछ महाभारत के जो प्रेषण थे, यानी कि जो अलग अलग जगह पर महाभारत अलग अलग रूपों से क्या हुआ, प्रेषित हुआ, पहुंचा, तो उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ क्षेत्रीय भिन्नता यानी कि जो कुछ क्षेत्रीय अंतर आ गए। यानी कि अलग अलग जगह के महाभारत में थोड़ा बहुत अंतर था। यानी कि जो कश्मीर का महाभारत था और जो कर्नाटक का महाभारत था, उसमें क्या था, थोड़ा थोड़ा अंतर था, जिसे हम क्षेत्रीय प्रभेद के नाम से जानते हैं। और इन्हें क्या किया गया, जब इन्हें प्रकाशित किया गया महाभारत का समालोचनात्मक ग्रंथ में, तो इन्हें मुख्य पाठ के पाठ टिप्पणी और परिशिष्ट के रूप में संकलित किया गया। यानी कि जो भिन्नताएं थी अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर महाभारत में, उन्हें क्या किया गया, मेन श्लोक के क्या किया गया, नीचे पाठ टिप्पणी और परिशिष्टियों में लिखा गया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये तो एक हो गया मेन श्लोक जो सब में समान है। अब उसमें जो भिन्नताएं थे अलग अलग जगह पर, यानी कि जो क्षेत्रीय प्रभेद थे, उसको क्या किया गया है, वहां पर देखिए आप नीचे ये सब लिखा गया है। यानी कि सब क्या है, क्षेत्रीय प्रभेद है, जिसको किसके रूप में लिखा गया है, पाठ टिप्पणी या परिशिष्ट के रूप में लिखा गया है। 13,000 पृष्ठों से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। यानी कि जितने हमारी पांडुलिपियां थी, उनका हम जब क्षेत्रीय प्रभेद निकालने के लिए उन्हें उनमें दर्ज करते हैं, जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था, तो उस संस्करण में क्या करते हैं, 13,000 पेजों का स्थान ग्रहण करते हैं। यानी कि 13,000 पृष्ठों में तो आधे से अधिक इन्हीं प्रभेदों का क्या किया गया है, ब्यौरा दिया गया है, यानी कि इन्हीं को लिखा गया है। और समय के साथ विद्वानों ने पाली, प्राकृत, तमिल ग्रंथ के जरिए अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। और विद्वानों ने क्या किया, समय के साथ जो पाली और प्राकृत और जो तमिल के ग्रंथ हैं, उस पर जो अन्य परंपराएं थी उनका भी क्या किया, अध्ययन किया, जिससे उस समय के समाजों का क्या किया जा सके, नियम कानून और तौर तरीकों का पता लगाया जा सके। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्शमूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे। और इनसे यह पता चला कि जो आदर्शमूलक संस्कृत ग्रंथ थे वो क्या थे, आमतौर पर आधिकारिक माने जाते थे। यानी कि इनके पास क्या थी, ज्यादा अथॉरिटी थी। यानी कि जो आदर्शमूलक संस्कृत ग्रंथ थे उनको क्या किया जाता था, लोगों द्वारा आधिकारिक माना जाता था।
ठीक दोस्तों, आदर्शमूलक संस्कृति वो होते हैं जिसमें क्या होता है, मुख्य रूप से समाज के लिए कुछ आदर्श दिए गए रहते हैं, कुछ नियम कानून दिए गए रहते हैं। तो इनको क्या किया जाता था, एक समाज के मतलब कार्यान्वयन के लिए, यानी कि एक समाज के चलने के लिए क्या किया जाता था, आदर्शमूलक संस्कृत ग्रंथों को आधिकारिक माना जाता था। यानी कि आदर्शमूलक ग्रंथों में जो लिखा जाता था, लोग उसका क्या करते थे, अधिकतर अनुसरण करते थे। ठीक दोस्तों, इस लाइन का यही अर्थ है। किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और यदा-कदा इनकी आलोचना भी की जाती थी। यानी कि जो ये आदर्शमूलक संस्कृत ग्रंथ में आदर्श दिए गए थे, उनको लोग क्या करते थे, सिर्फ फॉलो ही नहीं करते थे, कभी-कभी उसमें प्रश्न भी करते थे कि भाई अगर उसमें कुछ कहा गया है तो लोग ये भी पूछते थे, भाई हम ऐसा क्यों करें? और क्या करते थे, कभी-कभी उसे पालन करने से भी उसका क्या करने थे, मना कर देते थे। यानी कि जो आदर्शमूलक संस्कृत ग्रंथों में लिखा गया था, उसका क्या करते थे, कभी-कभी वो सब अवहेलना कर देते थे, यानी कि उसका पालन नहीं करते थे। दोस्तों, अब हम जानते हैं बंधुत्व और विवाह, यानी कि क्या उसमें जो लोग शादी करते थे, विवाह करते थे, वो किस प्रकार करते थे और शादी और विवाह में कौन-कौन से प्रकार थे और उनका नियम क्या था शादी और विवाह का। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। यानी कि जो परिवार होता है क्या होता है, एक बड़े समूह का हिस्सा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आमतौर पर संबंधी कहते हैं। और क्या करते हैं परिवार, कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और संसाधनों को मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, साथ रहते हैं, काम करते हैं और अनुष्ठान संपन्न करते हैं। यानी कि जो परिवार के लोग होते हैं कई बार क्या करते हैं, अपने आपस में भोजनों का क्या करते हैं, मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो भोजन होता है उसे मिल बांट के खाते पीते हैं और साथ रहते हैं और काम करते हैं साथ, और जो कुछ अनुष्ठान करते हैं, यानी कि जो पूजा पाठ भी करते हैं, क्या करते हैं, साथ करते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। यानी कि जो संबंधी होते थे, अगर उन्हें तकनीकी भाषा में कुछ कहना चाहे तो उन्हें क्या कह सकते हैं, जाति समूह कह सकते हैं। यानी कि संबंधी को हम तकनीकी भाषा में जाति समूह कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंधी माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके की की जाती है। यानी कि जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं उसे क्या माना जाता है, नैसर्गिक माना जाता है। नैसर्गिक का मतलब यह होता है कि रक्त संबंध, यानी कि जो रक्त संबंध से रिश्ते जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है, नैसर्गिक कहा जाता है। यानी कि पारिवारिक रिश्ते जो रक्त संबंध से जुड़े होते थे उन्हें क्या माना जाता था, उन्हें नैसर्गिक माना जाता था। लेकिन फिर भी क्या था, जिन संबंधों की परिभाषा थी वो अलग अलग तरीके से की जाती थी। कुछ समाज में भाई बहन, चचेरे मसुरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता था, किंतु अन्य समाज में ऐसा नहीं। यानी कि कुछ समाज में ऐसा था कि जो भाई बहन होते थे, चाहे चचेरे हो चाहे मसुरे हो, इन सबसे खून का रिश्ता माना जाता था कि इनसे क्या है, हमारा नैसर्गिक संबंध है, इनसे हमारा रक्त संबंध है। लेकिन कुछ ऐसे समाज थे जिनसे भाई बहनों में क्या होता था, या जैसे चचेरे मसुरे हो गए, उनसे खून का रिश्ता नहीं माना जाता था। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी में छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है परिवार बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द नाम से, उसे हम देख लेते हैं। देखिए, संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बंधुओं के बड़े समूह के लिए होता है। यानी कि जो संस्कृत ग्रंथ होते हैं उसमें क्या होता है, जो कुल शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए होता है, परिवार के लिए होता है। और जो जाति शब्द का प्रयोग होता है वो जो बांधवों के बड़े समूह के होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, मतलब जाति शब्द का उपयोग किया जाता है। यानी कि कुल का मतलब संस्कृत ग्रंथों में परिवार होता है और जात का मतलब जो बांधवों का बड़े समूह होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप से एक ही वंश के माने जाते हैं। यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही वंश के, एक ही कुल के, एक ही परिवार के जो लोग रहते हैं उनको क्या माना जाता है, उनको एक ही वंश का माना जाता है। यानी कि जो अगर एक परिवार में लोग जन्मते आ रहे हैं तो क्या करेंगे, जितने भी उनसे पहले लोग जन्म ले चुके हैं उनसे अपना क्या करेंगे, वंश संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि बताते हैं कि ये क्या है, हमारे ही वंश के हैं। यानी कि वो सब क्या होते हैं, एक ही वंश के होते हैं। और दोस्तों देखिए, इसमें जो पितृ वंशीय व्यवस्था के आदर्श थे उसके बारे में थोड़ा जानकारी आदर्श कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र और आदि से चलती हो। यानी कि पितृवंशिकता का मतलब यह है कि वह वंश परंपरा जिसमें क्या हो, जो परंपरा पिता से पुत्र, पुत्र से परपौत्र और फिर पौत्र से फिर परपौत्र के परपौत्र तक, यानी कि ऐसे जो परंपरा चलती है उसे क्या कहते हैं, पितृवंशिकता कहते हैं। यानी कि इसमें मेन रूप से ये होता है जो घर के संसाधन होते हैं और जो घर का जितने भी सामान होते हैं उस पर किसका अधिकार होता है, उस पर पिता का अधिकार होता है। और पिता के बाद फिर पिता के बेटे का होगा, यानी कि पिता के पुत्र का होगा, फिर उसके पुत्र के बाद उसके पौत्र का होगा, फिर उसके परपौत्र का होगा। यानी कि जिसमें पुरुषों के पास क्या रहती है, सत्ता रहती है, उसे पुत्र वंशांकिता कहते हैं। यानी कि वह समाज जिसमें पुरुषों के पास घर में सत्ता रहती है, समाज की सत्ता रहती है, उसे क्या कहते हैं, पितृवंशांकिता कहते हैं। अब एक ऐसे ही होता है इसका अपोजिट जिसे हम बोलते हैं मातृवंशांकिता। इस शब्द में क्या होता है, इस शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। यानी कि जहाँ पर वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, मातृवंशांकिता कहते हैं। और पितृवंशांकिता का मतलब होता है जहाँ पर
पिता से जुड़े होती है वंश परंपरा। ठीक दोस्तों, देखिए क्या हम बता सकते हैं कि कब कब रिश्तेदारी बंधुता के संबंध बदले, एक मायने में महाभारत इसी बदलाव की कहानी है। यानी कि हम क्या ये बता सकते हैं कि कब कब जो रिश्तेदारी के संबंध थे वो बदल गए, यानी कि जो रिश्तेदारी कभी क्या हुए, जो रिश्तेदारी के रिश्ते बदले, यानी कि एक रिश्तेदार एक ही का दुश्मन हो गया। तो ऐसी चीज़ों को अगर हम देखना चाहें तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, महाभारत का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि महाभारत क्या है, एक मायने में महाभारत इस सभी बदलाव की कहानी है। यानी कि महाभारत में ऐसे संबंध के बदलते रिश्तों को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। यह बांधों के दो दलों कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुई संघर्ष को चित्रण करती है। यानी कि जो महाभारत है क्या करता है, बांधों के दो दलों यानी कि भाइयों के दो दलों जो कि कौरव और पांडवों के नाम से जाने जाते हैं, उनके बीच में जो भूमि को लेकर और सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ था उसका चित्रण प्रस्तुत करता है। यानी कि महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच हुए जो भूमि की या सत्ता की लड़ाई थी उसका चित्रण किया गया है। दोनों ही दल कुरुवंश से संबंधित थे जिनका एक जनपद पर शासन था। यानी कि जो दोनों दल थे वो सब किससे संबंधित थे, चाहे कौरव हो या पांडव, वो सब किससे संबंधित थे, वो कुरुवंश से संबंधित थे। और उन सबका क्या था, एक जनपद था, उसी पर क्या था, उनका शासन था। यानी कि कुरुवंश का एक जनपद पर शासन था और जो कौरव और जो पांडव थे इसी वंश से संबंधित थे। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणित हुआ और जिसमें पांडव विजयी हुए। यानी कि यह संघर्ष जो जमीन और सत्ता के लिए था तो क्या हुआ, एक संघर्ष में बदल गया। और जो ये संघर्ष हुआ यानी कि जो ये युद्ध हुआ, यानी कि जब ये संघर्ष युद्ध में बदला और जब ये युद्ध हुआ तो युद्ध में क्या हुआ, पांडवों की जीत हुई। यानी कि जो पांडव थे उन्होंने कौरव को हराकर क्या किया, जीत हासिल की। इसके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को घोषित किया गया और इसके उपरांत क्या हुआ, जो पितृवंशिक उत्तराधिकार होता है उसको क्या हुई, घोषणा मिली या क्या हुआ गया, उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत के मुख्य कथावस्तु इस आदर्श को और सुदृढ़ किया है। जो पितृवंशिकता थी, ऐसा नहीं है कि जब महाकाव्य यानी कि महाभारत की जब रचना हुई उसी समय मतलब विकसित हुई। जो पितृवंशिकता थी वो महाभारत से पहले थी, लेकिन एक पितृवंशिकता को एक रूप से देखेंगे तो महाभारत के बाद क्या किया गया, विस्तृत रूप मिला और उसे क्या हुआ किया गया, एक वैधता मिल गई। महाभारत की जो मुख्य कथा वस्तु है क्या है, इन सभी आदर्शों को क्या करती है और मजबूत करती है। यानी कि जो पितृवंशिकता जैसे आदर्श थे समाज के, उसको क्या करती है, महाभारत जैसी जो ग्रंथ हैं वो सब और मजबूत करते हैं। दोस्तों, पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते हैं और राजा के संदर्भ में सिंहासन पर भी। यानी कि जो पुत्र होते हैं वो पितृवंशिकता वाले समाज में क्या करते हैं, जब उनके पिता की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो क्या करते हैं, जो उनके पिता के जितने भी संसाधन रहते हैं उस पर क्या करते हैं, अपना अधिकार जमा सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर कोई पुत्र है, उसका पिता राजा है और वो मर जाता है, तो क्या होगा, जो बेटा होगा वो क्या हो जाएगा, वो राज सिंहासन संभाल लेगा। यानी कि क्या होगा, वो राजा बन जाएगा। ठीक दोस्तों, अधिकतर राजवंश लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। यानी कि जो अधिकतर राजवंश से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से वो सब क्या करते थे, पितृवंशिकता का क्या करते थे, अनुपालन करते थे, यानी कि अनुसरण करते थे। यानी कि अधिकतर राजवंशों में क्या होता था, जब पिता की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद शासन या सत्ता किसके हाथ में आती थी, राज सिंहासन उसके बाद उसके पुत्र के हाथ में आती थी। यानी कि राजकुमार को सत्ता दी जाती थी राजा के मरने के बाद। हालांकि इस प्रथा में भिन्नताएं थी। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि ऐसे ही इस नियम का पालन हर एक जगह किया जाए, इसमें थोड़ा बहुत भिन्नताएं थी। अगर मान लीजिए जो राजा है उसका बेटा ही नहीं है तो क्या होगा, ऐसे में किया जाएगा, जो राजा का भाई है उसको क्या किया जाता था, उत्तराधिकार दे दिया जाता था, यानी कि उसको सिंहासन पर बैठा दिया जाता था। और कभी कभी होता था कि जो बंधु बांधव होते थे, यानी कि जो भाई होते थे वो अपना सिंहासन पर अधिकार जमा लेते थे। यानी कि ये पितृवंशिकता है उसमें थोड़ा भिन्नता थी, जिसमें कभी कभी क्या होता था, पुत्र न होने पर उसके भाई को सत्ता दे दी जाती थी राजा के, और कभी कभी उसके बंधु बांधवों को सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेने का अधिकार दिया जाता था। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभवती गुप्त सत्ता का उपयोग करती थी। यानी कि जो कुछ विशिष्ट परिस्थितियां देखेंगे अगर आप, यानी कि कुछ स्पेशल मतलब सिचुएशन में जो स्त्रियां थी उन्हें भी क्या था, सत्ता का उपभोग करने का अधिकार था। जैसे कि प्रभावती, आपने पढ़ा है ना प्रभावती के बारे में चैप्टर नंबर 2 में। तो ऐसी स्त्रियां क्या थी, जो बहुत मतलब बड़े घरों से थी या जो अमीर घरों से थी, वो क्या कर सकती थी, वो सत्ता का उपभोग कर सकती थी। लेकिन सामान्य तौर पर स्त्रियां जो थी छोटे घरों से या जो गरीब घरों की स्त्रियां थी, उनको सत्ता का उपभोग करने का अधिकार नहीं था।
दोस्तों, जो विवाह के नियम थे उस समय उसको हम जान लेते हैं। जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। यानी कि जो पितृवंश था उसमें क्या था, पुत्रों को महत्वपूर्ण माना जाता था। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि पुत्र जो होते हैं उन्हीं से क्या होगा, वंश आगे बढ़ेगा। लेकिन इस व्यवस्था में जो पुत्रियाँ थी उनको अलग तरह से देखा जाता था, क्योंकि जो बेटियाँ होती थी उनको पैतृक संसाधन पर कोई अधिकार नहीं होता था। यानी कि जो बेटियाँ होती थी उनको पिता की संपत्ति में किसी प्रकार का हक नहीं होता था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। यानी कि जो पुत्रियां होती थी उनका क्या किया था, अपने गोत्र से, यानी कि जिस गोत्र की होती थी पुत्रियां, उस गोत्र के अलावा अन्य गोत्र में उनका क्या किया जाता था, विवाह किया जाता था। इस प्रथा को बाह्य विवाह कहते हैं, बाह्य विवाह पद्धति कहते हैं। यानी कि जो अपने गोत्र से बाहर विवाह करने की पद्धति है, इस पद्धति को या इस प्रथा को क्या कहते हैं, बाह्य विवाह पद्धति कहते हैं। यानी कि अपने इस गोत्र से अगर कोई व्यक्ति शादी करता है तो उस पद्धति को हम क्या कहेंगे, बाहिर विवाह पद्धति कहेंगे। बाहिर का मतलब क्या है, बाहर, और अंतर विवाह पद्धति मतलब जब कोई अपने गोत्र में शादी कर लेगा तो उसे अंतर विवाह पद्धति कहेंगे। और इसका तात्पर्य था कि उच्च प्रतिष्ठा वाले परिवारों के कम उम्र की कन्या और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इससे मतलब यह है कि जो ऊंचे घर की, मतलब जो ऊंचे परिवार वाली लड़कियां होती थी, जिनके माता पिता समाज में ऊंचा स्थान रखते थे, उनको क्या करते थे, अपनी कन्या और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित और नियंत्रित करते थे, जिससे क्या उनका उचित समय पर और उचित व्यक्ति के साथ क्या किया जा सके, विवाह किया जा सके। और दोस्तों, उसमें विवाह के भी कई प्रकार थे। अब विवाह के कौन से प्रकार थे उसको हम जान लेते हैं। एनसीईआरटी में एक बॉक्स दिया गया है, उसके माध्यम से देखिए। पहला विवाह है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यानी कि मैंने बताया ना, अगर आप अपने समूह, यानी कि अगर आप अपने मान लीजिए गोत्र या अपने समूह के अंदर ही विवाह कर लेते हैं तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं, अंतर विवाह। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। और जो यह समूह है जिसमें आप विवाह करते हैं अपने इस समूह में, इस समूह में या तो एक जाति के लोग हो सकते हैं, या एक गोत्र के लोग हो सकते हैं, या एक स्थान पर बसे हुए लोग हो सकते हैं। अंतर्विवाह का मतलब समझ गए ना, जब व्यक्ति क्या करता है, अपने ही संबंध समूह में विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्विवाह कहते हैं। और एक होता है बाहिर विवाह। बाहिर विवाह मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन एक बार फिर से जान लीजिए। बाहिर विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। यानी कि जब गोत्र से आदमी बाहर विवाह करता है किसी अन्य गोत्र में, मान लीजिए किसी का गोत्र मतलब सांडिल्य है और वो अब भारद्वाज गोत्र में शादी कर रहा है, तो इस प्रकार के विवाह को क्या किया जाएगा, बाहिर विवाह कहा जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर उसका गोत्र सांडिल है और सांडिल में ही विवाह कर ले रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा, अंतर विवाह कहा जाएगा। ठीक दोस्तों। और दूसरा विवाह का जो प्रकार है वो बहुपत्नी प्रथा। इसमें क्या होता है, इसमें बहुपत्नी प्रथा में एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने के सामाजिक परिपाटी है। यानी कि बहुपत्नी विवाह में एक पुरुष की क्या होती है, अनेक पत्नियां होती हैं। यानी कि एक आदमी अनेक स्त्रियों से क्या कर सकता है, शादी कर सकता है। और इसी प्रकार इसी का उल्टा होता है बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा में क्या होता है, एक स्त्री के क्या होते हैं, अनेक पति होते हैं। यानी कि जिसमें एक स्त्री के अनेक पति होते हैं उस प्रथा को हम क्या कहते हैं, बहुपति प्रथा कहते हैं। यानी कि एक स्त्री अनेक पतियों से, अनेक आदमियों से शादी कर सकती है। ठीक दोस्तों। अब देखिए, जब नए नगरों के उद्भव हुए तो क्या हुआ, उससे सामाजिक जीवन बहुत जटिल हो गया। क्यों? जब नए नगर बने तो उससे यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ इन नगरीय परिवेश में विचार का भी आदान प्रदान होता था। यानी कि जब नए नगर बने तो क्या होता था, जो लोग होते थे दूसरी दूसरी जगहों से आकर क्या होते थे, आपस में मिलते थे और बातचीत करते थे। सामान तो खरीदते ही थे, उसके साथ क्या करते थे, अपने विचारों का भी आदान प्रदान करते थे। और इससे संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। और इससे क्या किया, लोगों ने जो आरंभिक विश्वास थे, यानी कि जो उस समय के विश्वास और व्यवहार थे, उस पर क्या किए, प्रश्न चिन्ह लगाए, यानी कि उस पर सवाल खड़ा करने शुरू कर दिए। तो ये एक चुनौती के रूप में उस समय के ब्राह्मणों के सामने आया। तो इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने क्या किया, समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इनका अनुसरण करना पड़ता था। जब समाज के सामने चुनौतियां खड़ी हुई तो क्या किया, ब्राह्मणों ने विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। यानी कि आचार संहिताओं में क्या किया, लोगों के लिए नियम कायदे बता दिए कि इस प्रकार का व्यक्ति ये करेगा, इसके साथ खाना खाएगा, यहाँ पर जाएगा, ऐसे शादी की जाएगी, ऐसे विवाह किया जाएगा। तो इन सब का क्या किया, ब्राह्मणों ने रचना की और क्या किया, ब्राह्मणों को जो ये आचार संहिताएं थी उनका विशेष पालन करना पड़ता था। किंतु जो समाज के अन्य लोग होते थे उनको भी इसका अनुसरण करना पड़ता था, लेकिन जो ब्राह्मण थे उनको इसका विशेष पालन करना होता था। लगभग 500 ईसा
पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। और ये जो आचार संहिताएं थी, इनका कब से मतलब संकलन किया जा रहा है, यानी कि इनको कब से लिखा जा रहा है, इनको लगभग 500 ईसा पूर्व से, यानी कि 500 ईसा पूर्व से क्या किया जा रहा है, ये जो आचार संहिताएं थी, ये जो मतलब जो समाज को नियम तय करते थे, जो ग्रंथ, उनका संकलन किया जा रहा है। और इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको हम धर्म सूत्र या धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में जानते हैं। यानी कि जो ये आचार संहिताएं थी, हम इनको किस रूप में जानते हैं, धर्म सूत्र या धर्मशास्त्र। ठीक दोस्तों, और ये सभी संस्कृत में लिखी गई थी, यानी कि सब कैसे ग्रंथ थे, सांस्कृतिक ग्रंथ थे, क्योंकि उसमें जो संस्कृत थी वही प्रमुख भाषा थी। ठीक दोस्तों, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। और इन सभी धर्मशास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी जो मतलब धर्म सूत्र था, वो था मनुस्मृति। और मनुस्मृति की रचना कब हुई, 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक, यानी कि जो मनुस्मृति थी उसकी जो रचना थी वो लगभग 4 सालों में हुई। और इसे क्या थी, ये सभी धर्म सूत्रों में सबसे महत्वपूर्ण थी। ब्राह्मण लेखक अपने नियमों को सार्वभौमिक मानते थे, पर वास्तविक सामाजिक संबंध अधिक जटिल थे। यानी कि जो ब्राह्मण लेखक थे वो क्या करते थे, वो सोचते थे कि जो हमने धर्म सूत्रों या धर्मशास्त्रों या आचार संहिताओं में हमने जो भी नियम लिख दिए हैं वो क्या है, सार्वभौमिक है, यानी कि उनको सभी को मानना पड़ेगा, यानी कि उन नियमों को सभी पालन करें। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता था, उनका सभी लोग पालन नहीं करते थे। क्षेत्रीय भिन्नताओं व संचार बाधाओं के कारण उनका प्रभाव सार्वभौमिक नहीं था। यानी कि जो ब्राह्मण थे उनका प्रभाव क्षेत्रीय भिन्नताओं और संचार के बाधाओं के कारण सार्वभौमिक नहीं था, यानी कि जो नियम बनाते थे उसकी लोग अवहेलना भी करते थे। एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के 8 प्रकार मानते थे, यानी कि जो धर्म सूत्र और जो धर्मशास्त्र थे उसमें विवाह के 8 प्रकार बताए गए थे। कितने प्रकार के विवाह, इसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया था, किसमें, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र। अब आप जान गए ना धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र क्या है। धर्म सूत्र धर्मशास्त्र वो होते हैं जिसमें समाज के नियम कायदे तय किए गए होते हैं। ठीक, इनमें 4 उत्तम और बाकी निंदनीय थे, यानी कि जो 8 प्रकार के विवाह थे, यानी कि जो 8 प्रकार के विवाह थे उसमें से क्या थे, 4 तो अच्छे विवाह थे और बाकी 4 क्या थे, निंदनीय थे। यानी कि निंदनीय मतलब क्या, वो बुरे विवाह माने जाते थे। ठीक, ये पद्धतियां संभवतः ब्राह्मणीय नियम न मानने वालों में प्रचलित थी। और ये जो 4 बेकार विवाह, यानी कि जो 4 नीच विवाह माने जाते थे या निंदनीय विवाह माने जाते थे, इन सब का पालन वो करते थे जो ब्राह्मणों का नियम का पालन नहीं करते थे। यानी कि जो ब्राह्मणों का मुख्य रूप से नियमों का पालन करते थे वो सब क्या करते थे, जो 4 उत्तम विवाह थे उसे मतलब उसका पालन करते थे, और जो ब्राह्मणों के नियम का पालन या उनको नहीं मानते थे ब्राह्मणों के नियमों को, वो क्या करते थे, जो 4 बाकी निंदनीय विवाह थे उनको करते थे। अब देखिए जो विवाह के 8 प्रकार थे, उसी में से कुछ विवाह के प्रकारों का हमारे एनसीईआरटी में बॉक्स में विवरण दिया गया है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो विवाह के 8 प्रकार थे दोस्तों, जो विवाह के 8 प्रकार थे उसमें हम देखेंगे, जो मनुस्मृति में हमने मतलब यहाँ हम मनुस्मृति से पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। यानी कि जो मनुस्मृति के जो पहले विवाह है, जो पहली विवाह है, और जो चौथा विवाह है, और जो 5वां और जो 6ठा विवाह पद्धति है, उसका क्या किया जा रहा है, यहाँ पर विवरण दिया जा रहा है। यानी कि जो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं उसमें से हम पहली, 4वीं और 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। अब देखिए जो पहला विवाह है वो क्या है, पहले में क्या किया जाता है, कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान में दिया जाए, जिससे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। यानी कि इस पहले विवाह में क्या किया जाता था, जो कन्या थी उसे अच्छे से बहुमूल्य वस्त्र दिए जाते थे, उसे अच्छे से गहनों के क्या किया जाता था, सजाया जाता था, और उसे एक ऐसे आदमी को दिया जाता था दान में जिसका क्या था, वेदज्ञ था। वेदज्ञ मतलब जो वेदों का ज्ञाता था, और जिसे पिता ने स्वयं चुना हो। यानी कि पहला विवाह ऐसा था जिसमें जो लड़की का पिता होता था वो क्या करता था, लड़के के लड़की के लिए वर का चयन करता था, और वो वेदज्ञ होता था। वेदज्ञ मतलब वेदों का जानकार होता था। और कन्या दान के समय उसमें क्या किया जाता था, उसको बहुमूल्य रत्न कन्या को और बहुत मतलब आभूषण क्या किए जाते थे, दिए जाते थे। और जो चौथा विवाह था उसमें क्या था, पिता वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्व का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। यानी कि जो चौथा विवाह था उसमें क्या होता था, जो पिता होता था वो कहता था कि तुम सब क्या करो, जो विवाह का दायित्व होता है उसका मिलकर पालन करो। और उसके बाद क्या करता था, वो कन्या का दान वर को कर देता था। और जो 5वां विवाह था उसमें क्या होता था, वर को वधु की प्राप्ति तब होती थी जब वह अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों को या स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। यानी कि जो 5वीं विवाह था उसमें क्या होता था, उसमें पैसा देकर शादी की जाती थी। यानी कि जो लड़का होता था
वो क्या करता था, या तो लड़की तो या तो उसके जो उसके भाई रहते थे, उसके जो भांधो रहते थे, माता पिता रहते थे, उनको क्या करता था, उनके इच्छा अनुसार क्या करे, यथेष्ट धन दे, यानी कि उनके जितना रुपए वो मांगे, जितना पैसा मांगे, अगर उतना पैसा उनको दे देता है उनके परिवार वालों को या उनके लड़की को, तो क्या होता था, उसका विवाह उस वर से कर दिया जाता था। और जो छठा विवाह था उसमें क्या था, इसमें स्त्री और पुरुषों के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से हुई हो। इसमें क्या होता था, इसमें लोग खुद क्या करते थे, अपने जीवन साथी को चुनते थे, यानी कि इसमें परिवार वालों का क्या होता था, योगदान नहीं होता था। ठीक दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप एनसीईआरटी के अन्य विषयों के वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र या राजनीतिक विज्ञान, तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर हिंदी मीडियम में उन सभी की वीडियो बना दी गई हैं, सभी की प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध है, तो आप वहाँ से जाइए, देखिए। सबको हमने अच्छे से हिंदी माध्यम से समझाया है, लाइन टू लाइन, किसी भी एक चीज़ को हमने छोड़ा नहीं है। जितने भी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं हमने उसमें शामिल किया है, और जो भी महत्वपूर्ण इमेज होती है उसको हमने उसमें लगाया है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। हम स्त्रियों के गोत्र के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, अब गोत्र क्या होता है, अब इसी में जान जाएंगे, लेकिन हम इसकी हेडिंग इसके रूप में रखें, स्त्रियों के गोत्र के रूप में। यानी कि जो स्त्रियों का गोत्र होता था वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता था उनके विवाह को तय करने में। यानी कि जो स्त्रियां होती थी उनका समान गोत्र में विवाह नहीं किया जाता था, उनको क्या किया जाता था, उनका जो अन्य गोत्र होता था, यानी कि जो पिता का गोत्र है उसके अलावा दूसरे गोत्र में क्या होती थी, उनकी शादी होती थी। और जब स्त्रियों की शादी हो जाती थी तो वो क्या करती थी, वो अपने पिता का गोत्र छोड़कर अपने पति का गोत्र अपना लेती थी। तो इसी स्त्री को गोत्र के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ये जो गोत्र है क्या है, एक ब्राह्मणीय पद्धति है, यानी कि ब्राह्मणीय पद्धति है जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई। वह लोगों को गोत्र में वर्गीकृत करती है, खास तौर से ब्राह्मणों में। यानी कि जो गोत्र प्रथा है इसमें क्या होता है, या ब्राह्मणों द्वारा चालू की गई है और या कब अस्तित्व में आई, या 1000 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई। यानी 1000 ईसा पूर्व से पहले गोत्र नाम की कोई चीज नहीं थी और इसको ब्राह्मणों ने चालू किया। और ये क्या करता है, लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करता है, खास तौर से ब्राह्मणों को क्या करता है, गोत्रों में वर्गीकृत करता है। यानी कि लोगों को अलग अलग ऋषियों के नाम से बनाए गए गोत्रों में क्या करता है, बांटता है और बताता है कि आप अगर इस गोत्र के हैं तो आपका संबंध इन पूर्वजों से है। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। यानी कि जो गोत्र का नाम होता था, चाहे आप जिस गोत्र का नाम देखेंगे, जैसे भारद्वाज हो गया या कोई भी हो गया, जैसे कि आप अन्य प्रकार के गोत्र हैं, जैसे सांडिल वांडिल, ये सब क्या है, ये सब सभी ऋषि के नाम थे। यानी कि जो गोत्र होते थे वो किसके नाम पे होते थे, जो वैदिक ऋषि थे उनके नाम पर होते थे। और जो गोत्र के सदस्य क्या होते थे, वो ऋषि के वंशज माने जाते थे। यानी कि जो कितने भी गोत्र के सदस्य होते थे उनको माना जाता है कि आप इन ऋषि के वंशज हैं, जिनका आपका गोत्र है। अगर मान लीजिए किसी का गोत्र भारद्वाज है तो क्या है, वो भारद्वाज ऋषि का क्या है, वंशज है। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पति के स्थान पर पिता का गोत्र माना जाता था। यानी कि जो गोत्र थे उसमें 2 नियम सबसे महत्वपूर्ण थे। पहला नियम तो यह था, जो विवाह हो जाएगा जब स्त्री का, तो क्या करेगी, वो अपने पिता का गोत्र का प्रयोग न करके अपने पति का गोत्र का प्रयोग करेगी। यानी कि जब विवाह हो जाएगा स्त्री का तो अपने पिता का गोत्र का इस्तेमाल करना छोड़ देगी और जो उसके पति का गोत्र है क्या किया जाएगा, उसका इस्तेमाल स्त्री द्वारा किया जाएगा। तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। यानी कि जो पहला, आप तो जान चुके ना कि पहला उसका उपयोग मतलब पहला जो महत्व था गोत्र था वो ये था कि स्त्री क्या करे, अपने शादी के बाद अपने पति का गोत्र लगाए। और दूसरा महत्व ये था कि जो विवाह होंगे वो एक ही गोत्र में नहीं होंगे, यानी कि एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह क्या करेंगे, नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई भारद्वाज गोत्र का है तो भारद्वाज गोत्र में शादी नहीं कर सकता है, अन्य किसी अन्य गोत्र में शादी कर सकता है। दोस्तों, एनसीईआरटी में एक बॉक्स दिया गया है अभिलेखों से सातवाहन राजाओं का नाम ऐसा करके, तो उसको हम जान लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। दोस्तों, इसमें क्या किया गया है, अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इसमें बताया गया है कि जो अभिलेख है उसमें क्या किया गया है, सातवाहन राजाओं के कई नाम क्या हुए हैं, उनसे प्राप्त हुए हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। और कहते हैं जो ये नाम प्राप्त हुए अभिलेखों में देखेंगे आप, राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी, राजा विशथी पुत्र समी श्री पुलमयी, इन सब पे जो पदवी दी गई है क्या करिए, उस पर ध्यान दीजिए। यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है जो इन गोत्रों जो नाम लिखे गए हैं अभिलेखों में, उन पे जो एक समान की पदवी का इस्तेमाल किया गया है उस पर क्या करिए, आप ध्यान दीजिए। ठीक, उसके अलावा कहते हैं कि इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए जिसका पुत्र से अंत होता है। और कहते हैं जो अगला शब्द है उसको भी ध्यान दीजिए, जो ये शब्द है लास्ट वाला शब्द है उस पर भी ध्यान दीजिए जिसका अंत किस पे होता है, पुत्र पर होता है। अब पुत्र क्या होता है, पुत्र का अर्थ होता है
पुत्र, यानी कि जो पुत्र लिखते हैं सब पुत्र। यहाँ पर देखेंगे इन्होंने क्या किया है, जितने भी सातवाहन राजा थे अपने नाम में पुत्र शब्द का प्रयोग किया। देखिए ये भी पुत्र लगा रहे हैं, ये भी पुत्र लगा रहे हैं, ये भी सबके नाम में पुत्र है ना। तो पुत्र का मतलब होता है पुत्र यानी कि बेटा, और जो पुत्र शब्द है क्या है, प्रकृति का एक शब्द है। गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र, यानी कि गौतमी पुत्र अगर जब देखेंगे आप, यहाँ पर लिखा है ना, देखिए पहले वाले में आप देखिए यहाँ पर लिखा है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। तो इसका मतलब क्या है, जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी है किसका पुत्र है, सतकर्णी एक गौतमी का पुत्र है, यानी गौतमी पुत्र मतलब गौतमी का पुत्र है, गौतमी का बेटा। गौतमी और विशथी स्त्रीवाची नाम है और गौतम और वशिष्ठ के हैं, यानी कि जो ये गौतमी और विशथी आप देख रहे हैं इनमें प्रयोग किया गया है, मतलब इन सातवाहन राजाओं के नाम में, ये सब क्या है, ये मतलब पुरुष लोगों के स्त्री वचन में इनका किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, यानी कि किसी पुरुष के नाम को स्त्री के रूप में क्या किया गया है, रूपांतरित किया गया है। और ये दोनों नाम है गौतमी और विशथी, ये सब क्या है, ये दोनों क्या थे, वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से इन गोत्रों की स्थापना हुई, यानी कि जो गौतमी और जो विशथी हैं सब कहते हैं वैदिक ऋषि थे, इन्हीं के नाम पे क्या हुई, उन गोत्रों की स्थापना हुई। और इन गोत्रों का प्रयोग जो है ये सातवाहन राजाओं द्वारा किया गया था। ये अपने गोत्रों में आप देखेंगे तो लगाते हैं, इनका नाम आप एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, मैं इसे छोड़ देता हूँ, आप इसे खुद पढ़िएगा कि इसमें क्या लिखा गया है। ये सब जो नाम है सब सातवाहन राजा के नाम है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो कुछ सातवाहन राजा थे वो क्या करते थे, बहुपत्नी प्रथा मानते थे। बहुपत्नी प्रथा का मानने का मतलब ये है वो एक से अधिक स्त्रियों से शादी करते थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नाम का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्र से उद्भूत थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। यानी कि हम जो गौतम, जो सातवाहन राजाओं से जिन रानियों का मतलब विवाह हुआ, उनके नाम का अगर हम विश्लेषण करेंगे तो हम इस तथ्य की ओर उनके नाम इंगित करते हैं कि जो उनका नाम है वो गौतमी और वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे, जो उनके क्या थे, पिता के गोत्र थे। यानी कि जो उनके पत्नियां थी वो सब क्या कर रही थी, अपने पिता का गोत्र अपना रही थी शादी के बाद। ठीक, और लेकिन ऐसा कहा गया है कि शादी के बाद किया जाए पति के गोत्र को अपनाया जाए, लेकिन ऐसा जो सातवाहन रानियां थी उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपने पिता के ही गोत्र को अपनाया। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी उन्होंने पति का नहीं बल्कि पिता का गोत्र ही कायम रखा। यानी कि जो सातवाहन की मतलब रानियां थी, जो सातवाहन राजाओं की रानियां थी, उन्होंने क्या किया, विवाह के बाद भी पति का गोत्र नहीं अपनाया, उन्होंने पिता का गोत्र क्या किया, कायम रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी, या तथ्य बाहिर विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। और बाहिर विवाह पद्धति में क्या होता है, जो मतलब विवाह अपने गोत्र से बाहर किया जाता है, लेकिन जो सातवाहन राजा थे वो इस पद्धति का भी उल्लंघन करते हैं। वो क्या करते थे, वो कुछ रानियां ऐसे थे जो क्या थी, एक ही गोत्र की थी, यानी कि जो सातवाहन राजा थे वो अधिकांशतः क्या करते थे, एक ही गोत्र में शादी करते थे, जो कि क्या था, एक धर्मशास्त्रों का अवहेलना थी। ठीक दोस्तों, वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी है। और इससे यह पता चलता है जो एक ही गोत्र में शादी कर लेते थे सातवाहन राजा, कि यह क्या है, यह एक अंतर विवाह पद्धति है। और जो अंतर विवाह पद्धति है उसमें क्या होता है, हम सब जानते हैं ना, बंधुओं के जो बंधु होते हैं उन्हीं में क्या किया जाता है, विवाह संबंध स्थापित किया जाता है। और इसका प्रचलन दक्षिण भारत के भी कई समुदायों में था। ठीक दोस्तों, यानी कि जो अंतर विवाह पद्धति थी वो सातवाहन राजाओं के साथ ने अपनाया, और जो सातवाहन राजाओं के साथ साथ दक्षिण भारत में भी क्या की जाती थी, अंतर विवाह पद्धति, यानी कि अपने समूह के अंदर ही शादी करना, ऐसी पद्धति को क्या किया जाता था, दक्षिण भारत में भी अपनाया जाता था। दोस्तों, अब क्या उसमें जो माताएं थी महत्वपूर्ण थी, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या उस समय जो माताएं थी वो महत्वपूर्ण थी जितना आज है, या जितना प्राचीन काल में थी। अब उसी के बारे में हम जानेंगे। देखिए, सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम माता के नाम से उद्भिद चिन्हित किया जाता था, यानी कि जो सातवाहन राजा थे उनको क्या किया जाता था, उनके माता के नाम से क्या किया जाता था, चिन्हित किया जाता था, पहचाना जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। यानी कि जो सातवाहन राजा थे अपनी माताओं का नाम प्रयोग करते थे अपने नाम के साथ, तो इससे यह पता चलता है जो माताएं थी उसमें महत्वपूर्ण थी। लेकिन हमें इतनी जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि माताएं महत्वपूर्ण ही थी। हमें निष्कर्ष निकालने से पहले अधिक मात्रा में साक्ष्यों को देख लेना चाहिए कि हर एक जगह माताओं का महत्व समान ही था या नहीं। यानी कि हमें निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले क्या करना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था। भले ही उसमें सातवाहन राजाओं के लिए माताएं महत्वपूर्ण थी, या उस समाज में माताएं महत्वपूर्ण थी, लेकिन सातवाहन राजाओं के लिए ने भी क्या किया, पितृवंशीय व्यवस्था का पालन किया। यानी कि जो उत्तराधिकार में क्या किया उन्होंने, पितृवंशीय व्यवस्था का पालन किया। यानी कि अगर
किसी सातवाहन राजा की मृत्यु हो जाएगी तो उसका शासक कौन बनेगा उस साम्राज्य का, उसका बेटा बनेगा। तो उन्होंने भी उत्तराधिकार के नियम का पालन किया, सातवाहन राजाओं ने पितृवंशीय व्यवस्था का पालन किया। दोस्तों इसी के साथ आपका ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर 3 को हम एक अन्य वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में पूरे पार्ट को कराएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको मिलते हैं हम इस वीडियो के पार्ट सेकंड में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए और विभिन्न प्रकार के विषयों के वीडियो को देखिए और पढ़ते रहिए। दोस्तों आपको मिलते हैं हम इस चैप्टर के पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए पढ़ लो।